माँ, ये शब्द सुनते ही हमारे अंदर एक अलग से एनर्जी आ जाती है, जिसके चलते हमें किसी का भय नहीं लगता। इस दुनिया में जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करती है वो होती है सिर्फ माँ। किसी के पास माँ नहीं होती, वो माँ के प्यार के लिए बहुत तरसता रहता है, और जिसके पास माँ होती है वो उसके प्यार की कदर भी नहीं करता। पर आज के टाइम पे माँ नहीं रही। आप आए दिन न्यूज में देखा ही होगा कि कोई अपने बच्चे की जान ले रहा है तो कोई अपनी माँ की जान ले रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जिस पर आप विश्वास नहीं रखेंगे। आज के तारीख में कोई किसी का नहीं है, सब लोग हैवान बन गए हैं। इस बढ़ते क्राइम के साथ हम ये भूल गए हैं कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है जिसे हमें अपने पास रखनी ही होती है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक माँ और बच्चे की कहानी है जिसने माँ के नाम पर कलंक लगाया है। जनवरी 2024 की शुरुआत में एक ऐसी दर्दनाक न्यूज सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ये खबर थी एक माँ ने अपने खुद के लौते बेटे को, और वो बच्चा भी सिर्फ 4 साल का था, उस मासूम बच्चे की हत्या कर दी। और जिस माँ पर हत्या का आरोप था वो कोई मामूली या आम औरत नहीं थी, वो एक डाटा साइंटिस्ट थी और एक कंपनी की सीईओ भी थी। हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं उस विक्टिम का नाम है सूचना सेठ। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम के में फिर से एक बार स्वागत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद फिर भी इन्होंने अपने बेटे को क्यों मारा, फिर क्या हुआ था उनके साथ जो उन्होंने ये कदम उठाने का सोचा। अब सब कुछ तो अच्छा था, वो बच्चा सिर्फ महज 4 साल का था। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। और हाँ, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो याद से सब्सक्राइब करना। सूचना सेठ मूल रूप से बंगाल की रहने वाली थी। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से की थी। आगे चलकर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सोचा। ये पेशे से ये एक एआई एथिक्स एक्सपर्ट और डाटा साइंटिस्ट भी है। सूचना सेठ 100 बिलियन वुमन के लिस्ट में भी इनका नाम था। इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फेलोशिप भी की है। इतना ही नहीं, ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी फेलोशिप कर चुकी है। फिलहाल बैंगलोर में रहकर वो काम कर रही थी। सूचना सेठ रात के लगभग 11:30 बजे मौजूदा सोल बनियन ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट में वो एंट्री करती है। ये होटल पिछले ही दिनों 6 जनवरी से 10 जनवरी तक बुक किया था, यहाँ पे रुकना था। मगर अचानक से 7 जनवरी को रात के लगभग 9:05 हुए होंगे, सूचना काउंटर पे फोन करती है और उन्हें कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है क्योंकि मुझे बेहद ही जरूरी काम के सिलसिले में बेंगलोर जाना है। सूचना की बातें सुनते ही वहाँ के स्टाफ सूचना को कहते हैं कि आप जब चाहे जा सकते हो, लेकिन सूचना कहती है कि अब भी मुझे इसी वक्त निकलना है और मुझे बेंगलोर तक जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। पर इस होटल का स्टाफ उन्हें कहता है कि आपको टैक्सी बहुत महंगी मिलेगी और आपको जाने के लिए टाइम भी बहुत लगेगा, तो आप एक काम करिए, आप फ्लाइट से चली जाइए। होटल के स्टाफ ने समझाने के बावजूद भी सूचना सेठ एक ही बात पे अड़ी रहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना है, मुझे टैक्सी अरेंज करके दीजिए। उसके बाद होटल स्टाफ उन्हें एक टैक्सी अरेंज करके दे देती है, मगर इसके पहले कई टैक्सी वालों ने उन्हें ना कहा था। इसके बाद जाके एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है और वो तैयार होता है और उसका नाम होता है रॉय जॉन डिसूजा। मगर बदले में टैक्सी का भाड़ा वो 30,000 मांगता है और ये बात स्टाफ सूचना को बता देती है। सूचना उन्हें कहती है कि आप पैसे की चिंता ना करें, मुझे बस एक टैक्सी अरेंज करके दे दो। टैक्सी का भाड़ा तय होने के बाद रॉय डिसूजा होटल में टैक्सी लेके पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद सूचना सेठ अपना लगेज लेके होटल के बाहर पहुंच जाती है। रात के लगभग 1 बज चुके थे। डिसूजा ने सूचना सेठ को अपने टैक्सी में बिठाया और वो बेंगलोर के लिए रवाना हो गए। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन आपको पता ही होगा कि होटल का एक सिस्टम रहता है कि जब आप होटल छोड़ रहे हो तो आपकी रूम की सर्विसिंग की जाती है, मतलब आपकी रूम की साफ सफाई की जाती है क्योंकि आने वाले गेस्ट को तकलीफ ना हो। तो सूचना सेठ जिस रूम में रह रही थी तो उसी रूम की साफ सफाई करने के लिए होटल के कर्मचारी वहां चले जाते हैं। वो वहां पे साफ सफाई कर ही रहे थे, लेकिन उसमें से एक बंदे की नजर फर्श पे गिरी लाल रंग के धब्बे पे जाती है और उन्हें लगता है कि वो खूनी हो सकता है क्योंकि वैसे ही वो दिख रहे थे। इसलिए वो इस बात की जानकारी होटल के मैनेजर को दे देते हैं और मैनेजर भी वो रूम आके चेक कर लेता है और वो तुरंत ही कलुंगुड़ पुलिस को फोन करके ये सारी बातें बता देता है। और ये सुनते ही पुलिस वहाँ पे पहुंच ही जाती है। जैसे ही वो होटल में आते हैं वैसे ही वो कमरे की तलाश लेना चालू कर देते और उन्हें भी वो खून के ही धब्बे लग रहे थे, तो वो जल्दी से सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई देता है कि सूचना सेठ जब होटल में एंट्री कर रही थी तो वो अकेले नहीं थी, उसके साथ एक बच्चा भी था। लेकिन जाते वक्त सूचना सेठ अकेले और उसके साथ एक सिर्फ लगेज था, एक बैग। तो पुलिस तुरंत ही सूचना सेठ को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तब उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, लग ही नहीं रहा था। इसके बाद पुलिस वाले होटल वालों से सूचना जिस टैक्सी से गई है उस ड्राइवर का फोन नंबर लेती है और उसे कांटेक्ट करने लगती है। पुलिस जैसे ही उस ड्राइवर को कांटेक्ट करती है
तो उसे कहती है कि जो आपके टैक्सी में पैसेंजर बैठा है उसे फोन दीजिए। पुलिस जब सूचना सेठ से पूछती है कि जब होटल में आप एंट्री कर रहे थे तो आपके साथ एक बच्चा भी था, पर जब आप होटल से बाहर जा रही हो तो आपके साथ वो नहीं था, तो बताइए वो लड़का कहाँ है। इस पर सूचना सेठ बड़े ही आराम से जवाब देती है कि मैंने अपने बच्चों को शाम के समय पास में ही रहने वाली एक रिश्तेदार है वहाँ पे छोड़ दिया है। पुलिस इस बात पर विश्वास नहीं रखती और सूचना सेठ से वो रिश्तेदार का एड्रेस मांगने लगती है। पुलिस वालों के कहने पर सूचना सेठ वहाँ का एड्रेस दे देती है। पुलिस जैसे ही वो एड्रेस लेती है तो वहाँ के जो एड्रेस के नज़दीक पुलिस स्टेशन रहता है वहाँ पे संपर्क करती है और उन्हें कहती है कि इस पते पर जाओ और वहाँ पे कोई बच्चा है या नहीं ये पता करो। अब होना क्या था, पुलिस वहाँ पे जाके उस एड्रेस पर वहाँ पे बच्चा कोई है या नहीं ये पता करने लगते हैं, मगर शुरुआती जांच पर ही उन्हें पता चलता है कि जो सूचना ने एड्रेस दिया था वो एड्रेस फर्जी है। इसके बाद पुलिस वालों को लगने लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए एक बार पुलिस फिर से उस ड्राइवर को फोन करती है और उसे कहती है कि तुम जितने जल्दी हो सके नजदीकी पुलिस स्टेशन जाओ, मगर इस बात की भनक तक उस पैसेंजर को लगनी नहीं चाहिए कि तुम कार लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे हो। अब इनके कहने पर ड्राइवर सूचना से कहता है कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ आगे जाके बहुत जाम मिलेगा, तो मैं यहाँ से दूसरा रास्ता मोड़ लेता हूँ, वहाँ से हम जल्दी निकल जाएंगे। और इसी बहाने वो चुपचाप से वो कार मोड़ देता है। चित्रदुर्गा इलाके में मांगता पुलिस स्टेशन के यहाँ गाड़ी खड़ी कर देता है। फिर ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके जल्दी से बाहर निकलता है और पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और वहाँ के अधिकारियों की बात गोवा पुलिस से करवा देता है। और गोवा पुलिस उन्हें कहती है कि जल्दी जाओ और उस गाड़ी में जो औरत बैठी है उसका सामान चेक करो। अब यहाँ पुलिस तलाशी लेने ही लगते हैं और जैसे ही वो उसका बैग खोलते हैं और देखते हैं तो उनकी पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि जब सूचना सेठ को बैग खोलने के लिए कहते हैं तो सबसे पहले उन्हें कपड़े दिखाई देते हैं। उसके बाद एक बच्चे का खिलौना दिखाई देता है और वो खिलौना उसके बच्चे का ही था। और जब इन्हीं सारी चीजों को बाहर बैग से निकाला जाता है तो बैग में सबसे नीचे एक 4 साल का मासूम बच्चे का शव था। जब पुलिस सूचना से पूछताछ करती है कि ये बच्चा किसका है, सूचना उन्हें कहती है कि ये मेरा ही बच्चा है। पुलिस उसे पूछती है फिर इसे किसने मारा, वो आराम से कहती है कि मुझे नहीं पता कि इसे किसने मारा है। पुलिस उसी जगह उसे अरेस्ट कर लेती है और ये सारी जानकारी गोवा पुलिस को दी जाती है। सूचना के अरेस्ट होने के बाद गोवा टीम की पुलिस कर्नाटक में आ जाती है। कर्नाटक की पुलिस सूचना को हिरासत में लेती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। अब पुलिस को इस बात का पता लगाना था कि इस हत्या के पीछे इसका मोटिव क्या था। इसके लिए पुलिस सूचना सेठ से पूछताछ करने लगती है। शुरुआती पूछताछ में ही पुलिस वालों को सूचना सेठ बता देती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे की हत्या किसने की है, क्योंकि जब मैं सोने गई थी तब मेरा बेटा जिंदा था और जैसे ही मुझे जाग आई तब मेरा बेटा मर चुका था, इसलिए मैं इसे बैग में डालकर यहाँ से जा रही थी ताकि मैं इसके साथ हमेशा के लिए रह सकूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग पुलिस वाले 10 से 12 दिनों तक सूचना सेठ से पूछताछ ही कर रही थी, मगर सूचना सेठ लगातार बस एक ही बात की रट लगाई रहती थी कि उसे नहीं पता कि उसके बेटे की हत्या किसने की है। वो खुद को बेकसूर ही बताती रहती है। भले ही सूचना खुद को बेकसूर बता रही थी, मगर जब बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है तो बताया जाता है कि पोस्टमार्टम में लगभग 36 घंटे पहले उसको तकिए से मुंह ढककर या फिर गला दबाकर उसकी जान ले ली है। मतलब जिस समय बच्चे की हत्या हुई है उसी समय बच्चा अपने माँ के साथ ही था। जब पुलिस के सामने सूचना सेठ अपनी जबान नहीं खोलती है तो आगे की पूछताछ के लिए जांच में उसके पति को भी इन्वॉल्व किया जाता है और उन दोनों को आमने सामने बिठा कर उनसे पूछताछ करी जाती है। हालांकि इसे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर पुलिस जांच को आगे बढ़ाकर इन दोनों की कुंडली निकालने लगती है, जिसके चलते सामने ये आया कि उसका पति वेंकट रमन केरल का रहने वाला था। इन दोनों की मुलाकात एक जॉब पे हुई है और उन दोनों की पसंद से आगे जाके 2010 में इन्होंने शादी कर ली। आगे चल के इन्हें एक बेटा भी होता है और इनके बीच का रिश्ता बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे हालात बहुत बदतर हो जाते हैं। 2023 में फैमिली कोर्ट में ये दोनों मिलकर डिवोर्स का आवेदन करते हैं और इन दोनों का डिवोर्स तय हो ही चुका था, मगर मामला लड़के के कस्टडी को लेकर अटका हुआ था। सूचना का कहना ये था कि लड़का मेरे साथ ही रहेगा, जबकि उसके पति को भी यही लग रहा था कि लड़का मेरे साथ ही रहेगा। इसी बात को लेकर कोर्ट में सुनवाई बहुत देर तक चल रही थी। सूचना और वेंकट रमन के बीच बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि सूचना अपने बेटे को वेंकट रमन से मिलने के लिए नहीं देती थी। तो इसी बात को लेकर वेंकट रमन हर रोज कोर्ट में चला जाता था। फिर वहां से फैसला सुनाया जाता है कि वेंकट रमन अपने बेटे को वीकेंड में मिल सकता है। अदालत वेंकट रमन को महीने का 20,000 गुजारा
सूचना सेठ को देने के लिए कहती है। इस फैसले के बाद काफी समय बाद 10 दिसंबर 2023 में वेंकटरमन अपने बेटे से मुलाकात करते हैं, मगर इसके बाद 4-5 संडे वो अपने बेटे से नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि कोई ना कोई बहाना करके सूचना अपने बेटे को बेंगलोर से बाहर ले जाया करती थी। वेंकट अपने बेटे को मिल ना पाए इसलिए 31 दिसंबर 2023 को भी सूचना अपने बेटे को लेकर बेंगलोर से गोवा आ जाती है। लगभग 3 दिनों तक वो घूमती रहती है और बड़े होटल में रहकर वो वापस बेंगलोर में आ जाती है। और फिर 4 दिन के बाद वो फिर से गोवा आती है और वो 6 तारीख के रात को होटल में एंट्री करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शव मिलने के लगभग 36 घंटे पहले ही उसकी हत्या हो गई थी। इस हिसाब से होटल में एंट्री करने के 2 घंटे बाद ही सूचना सेठ ने अपने बेटे की हत्या कर दी और फिर अगले 18 घंटे तक बेटे के शव के साथ ही उस कमरे में रहती है और इसी दौरान वो खाने के लिए भी कुछ नहीं मांगाती और किसी से बात भी नहीं करती। हालांकि इसी बीच लगातार बेटे से बात करने के लिए वेंकटरमन कॉल करता रहता है, तो जवाब में सूचना उसे मैसेज करती है कि तुम संडे को अपने बेटे को मिल सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। इस पूरे मामले में सूचना सेठ का बर्ताव शुरू से ही बड़ा ही अजीब लगता है, इसलिए कुछ लोग दावा करने लगते हैं कि सूचना सेठ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और वो मानसिक रूप से फिट नहीं है और उसने जो कुछ भी किया है वो शायद पागलपन में ही किया है। तो इसलिए गोवा पुलिस द्वारा सूचना सेठ का मानसिक संतुलन की भी जांच की जाती है और इस आधार पर अदालत में एक रिपोर्ट पेश की जाती है कि सूचना सेठ मानसिक रूप से बिल्कुल भी फिट है। अब केस के बारे में बात करें तो सूचना सेठ ने अभी तक अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैंने ही अपने बेटे की हत्या की है। इसी बीच मार्च 2024 में सूचना सेठ के पिता जय सेठ ने अदालत में याचिका दायर करते वक्त ये कहा कि उसकी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसकी जांच डॉक्टर के पैनल से करी जाए और इसी आधार पर मुकदमे की स्थिति तय की जाए। गोवा पुलिस इस मांग को विरोध कर रही थी। इसके बावजूद भी 4 मार्च 2024 को गोवा के स्थानीय अदालत ने सूचना की मानसिक स्थिति जांच के लिए पैनल गठित करने का आदेश दिया। अब आगे डॉक्टर की ये टीम जो भी रिपोर्ट करे, इसी आधार पर सूचना सेठ का भविष्य तय होगा। वैसे कई लोगों का कहना यह है कि वो एक हाईली एजुकेटेड इंटेलिजेंट महिला है, तो उसे अच्छे से पता है कि इससे कैसे बचा जा सके और ये सब वो नाटक कर रही है। अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे इस चैनल पर हॉरर और क्राइम के। बस आप इस चैनल पर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय।